नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। ईरान इस्राएल संघर्ष और भड़का। ईरान के मिसाइल हमलों से मध्य और दक्षिणी इस्राएल में भारी नुकसान। इस्राएल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर किया हमला। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इस्राएल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के अंतराल के बाद सिक्किम से कल शुरू होगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार वर्षा की संभावना। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय उच्चायोग के सदस्यों को लेकर एक और उड़ान के आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले उत्तरी ईरान से लाए गए 110 भारतीय छात्र नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इस्राएल से भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से आज जारी एक बयान में कहा गया कि इस्राएल छोड़ने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को सीमाओं से सड़क मार्ग और उसके बाद हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा। तल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए 24 घंटे खुला रहने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष से +972 54 75 20711 और +972 54 32 78 392 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इस बीच मंत्रालय ने कहा है कि इस्राएल में भारतीय दूतावास भारतीयों के साथ लगातार संपर्क में है। इस्राएल और ईरान के बीच संघर्ष 7वें दिन भी जारी है। ईरानी मिसाइलों ने मध्य और दक्षिणी इस्राएल में कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि इस्राएली सुरक्षा बलों ने ईरान के अराक भारी जल परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। खबरों के अनुसार आज सुबह ईरानी मिसाइलों से 240 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरानी मिसाइलों द्वारा इस्राएल के वीरशेवा में सोरोका मेडिकल सेंटर सहित कई स्थानों पर हमला किए जाने के कुछ ही घंटे बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने ईरान के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से निकलने की कसम खाई। अस्पताल पर हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। इसी बीच इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राइल कैट्स ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म करना इस्राएल का मुख्य उद्देश्य है। इस्राएली सैन्य सूत्रों के रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने बीच हवा में अवरोध से बचने के लिए परिष्कृत मिसाइलों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसी बीच इस्राएल में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कल जिनेवा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के शामिल होने की संभावनाओं पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने बिना शर्त समर्पण करने की डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान और इस्राएल के बीच जारी संघर्ष को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से अत्यधिक संयम बरतने की अपील की है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। गुजरात में विसावदर सीट और कड़ी सीट पर लगभग 54% से अधिक मतदान हुआ। केरल की नीलाम्बुर पर करीब 70% और पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर करीब 49% मतदान होने की खबर है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर 69% से अधिक मतदान हुआ है। सभी सीटों के लिए मतगणना सोमवार को होगी। उधर पंजाब के लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। एक रिपोर्ट। इस लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में मुख्य राजनीतिक दलों के 4 उम्मीदवारों सहित 14 उम्मीदवार मैदान में थे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने वर्तमान राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को उम्मीदवार बनाया। भाजपा ने वरिष्ठ नेता जीवन गुप्ता को टिकट दी, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने परोपकार सिंह घुम्मन को अपना उम्मीदवार बनाया। यह विधानसभा सीट इस साल जनवरी में आप विधायक गुरप्रीत बसी गोगी के निधन के बाद खाली हो गई थी। इस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1,75,000 से अधिक है, जिसमें 10 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शीलू नागू, क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन की समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के इस दावे को खारिज कर दिया है कि ये प्रकरण उन्हें फंसाने के लिए रचा गया था। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद मृतकों के लगभग 215 DNA नमूनों की पहचान कर ली गई है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने मीडिया को बताया कि 198 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से फॉरेंसिक और कानूनी औपचारिकताएं तेज कर दुखी परिवारों के साथ हर संभव सहयोग कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और एयरलाइंस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री नायडू ने सुरक्षा पहलुओं, यात्री सुविधाओं और एयरलाइन के निष्पादन की समीक्षा की। श्री नायडू ने एयर इंडिया के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। श्री प्रधान आज अजमेर के निकट राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दशकों में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना देश के नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। देश ने एक सामूहिक मन बना लिया है। हमें आने वाले 2 दशकों के अंदर दुनिया की एक ताकतवर देश बननी है। और कोई भी देश आगे जाता है उस युवा पीढ़ी की जज्बा पे जाता है, उस युवा पीढ़ी की बुद्धिमत्ता से जाता है, उस युवा पीढ़ी की मेहनत से जाता है। भारत एक नौजवानों की देश है। दुनिया की परिस्थिति बदल रहा है। दुनिया में कहा जाता है न्यू ऑर्डर आ रहा है। भारत अपने आप में निखर के उभर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों का विस्तार, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू बिजली उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल तथा उद्योगों की बढ़ती मांग ने इसमें योगदान दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में कल से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर कल सवेरे नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 जत्थे जाएंगे।
5 साल के अंतराल के बाद सिक्किम के नथुला से कल से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। सिक्किम सरकार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर औपचारिक रूप से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले जत्थे में सरकारी अधिकारियों के अलावा 37 लोग शामिल हैं। वे इस महीने की 15 तारीख को सिक्किम पहुंचे और 7 दिन तक 17 माइल और सैराथंग में अपना प्रवास किया। इस साल नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले कुल 10 जत्थे होंगे और प्रत्येक जत्थे को यात्रा पूरी करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। संस्कृति मंत्रालय 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 पर्यटक स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शनिवार को श्री मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदाय में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। श्री ओराम ने आकाशवाणी समाचार को दिए साक्षात्कार में बताया कि इस बारे में अनुसूचित समुदायों को जागरूक किया जा रहा है। सिकिल सेल ट्राइबल में एक बहुत बड़ा समस्या है, मलेरिया और सिकिल सेल, लेकिन इसके लिए आप ऑलरेडी एम्स के साथ हम लोग टाई अप कर चुके हैं और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कार्ड दिया गया है। उसमें आपका कार्ड का अर्थ है कि कौन किसी के साथ शादी नहीं करेगा। बहुत सारे स्थान में आपका स्क्रीनिंग हो रहा है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है कि इसमें आप काम करें। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और इसके समस्त नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जयनमणि ने आकाशवाणी को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिनों में उत्तरी और मध्य भारत में सक्रिय हो जाएगा। भारी बारिश का बात करें तो रेड कलर वार्निंग हमारे झारखंड में कल सुबह तक रहेगा और उसी के सराउंडिंग एरिया जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मानसून काफी एक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ ऑल्सो पश्चिम भारत में मेनली हमारा गुजरात रीजन जो है और उसी के साथ साथ कोंकण का एरिया है, रेड कलर वार्निंग है। मुंबई का ऑरेंज कलर वार्निंग है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान इसराइल संघर्ष और भड़का। ईरान के मिसाइल हमलों से मध्य और दक्षिणी इसराइल में भारी नुकसान। इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर किया हमला। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इसराइल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के अंतराल के बाद सिक्किम से कल शुरू होगी और दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।